नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर खुशी फ्रॉम एपिक हॉस्पिटल एंड आज हम बात करेंगे डॉक्टर धीरज मरोटी जैन सर से, जिन्हें यूएस यूके का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने रानावत सर के साथ फेलोशिप भी करी है। 20 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस प्लस 20,000 प्लस सक्सेसफुल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर चुके हैं। सो हेलो सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। फाइन। तो सर, काफी हमारे दर्शकों का क्वेश्चंस रहता है कि आखिरकार घुटने की समस्याएं होती कैसे है, मतलब कि नी आर्थराइटिस क्या है? नी आर्थराइटिस का जो टाइप्स है या किसकी वजह से होती है, दैट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल जिसका चेंज नहीं है, लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें हैं, वो अपन विद द इंटरव्यू लंबे समय डिस्कस करेंगे। आर्थराइटिस है वो 3 तरह की होती है और इसमें घुटने के 3 कंपार्टमेंट रहते हैं। जहां डैमेज हो गया वो कंपार्टमेंट को आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कार्टिलेज लॉस हो गया उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। और यदि तीनों कंपार्टमेंट में होता है तो उसे ट्राई कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और अदर आर्थराइटिस जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी होती है, गाउटी आर्थराइटिस होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। यस सर। सो सर, ये इसके कुछ स्टेजेस होते हैं क्या आर्थराइटिस के? 3 तरह की स्टेजेस होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 3 आर्थराइटिस मतलब एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें कार्टिलेज लॉस तीनों कंपार्टमेंट में हो गया। ओके, सो सर, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मतलब कौन सी स्टेज में है तो प्रिवेंशन मैंडेटरी बन जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, लोग ज्यादातर डरते रहते हैं, सर्जन से राय नहीं लेनी है। अब ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो सर्जन ही होगा, तो आप सर्जन के पास जाने से हेजिटेट नहीं करना है। इनिशियल स्टेज में आपकी आर्थराइटिस का मेडिकल मैनेजमेंट हो सकता है। लाइफस्टाइल से भी आप लंबे समय तक घुटनों को चला सकते हो। लेकिन एडवांस स्टेज आ गई फिर तो सर्जरी की जरूरत है। लेकिन हम स्टेज 1, 2 हो तो उसको बहुत लंबा खींचा जा सकता है, काफी सालों तक आप अपने घुटनों को चला सकते हो। लेकिन क्वेश्चन इज राइट टाइम पे सर्जन से डिस्कस करना, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो प्रिवेंटिव मेजर्स की जैसे आपने बात करी, तो कौन कौन से जो वो मेजर्स है जो हम ले सकते हैं? प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फूड हैबिट्स में आप जो जंक फूड है उसको ट्राई टू अवॉइड। दूसरी सबसे चीज है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा सबसे डेंजरस है, तो मोटापा को कम करने के लिए हमें अपने सप्लीमेंट्स और फिजिशियन और डाइटिशियन उनको कंसल्ट करना है ताकि आपका मोटापा कंट्रोल हो सके। एक डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, तो डायबिटीज का हमें ध्यान रखना है। और काफी और चीजें हैं, जैसे फूड हैबिट्स में आप क्या क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हो। वेजिटेरियन हो तो आप काफी सारे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, तो वो मिसिंग होते हैं। और हम लोग इंडियंस मैक्सिमम लोग सप्लीमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं। फीमेल से पेरीमिनोपॉज और मिनोपॉज में है तो उनको कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इरिटेशन होता है, मूड स्विंग होता है। ये सारा इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे आता है, इंक्लूडिंग नी जॉइंट। तो उसको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उसको नहीं चलेगी तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शू वेयर, आपके जूते कौन से पहनते हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डे टू डे छोटी छोटी चीजें हैं, हम सबको मालूम है, लेकिन हम कितना उसको फॉलो करते हैं वो बहुत जरूरी चीज है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन सबको करना चाहिए। तो काफी यंग इंडिविजुअल कहते हैं इससे क्या लेना देना, इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। यदि आपने हाफ एन आवर भी योगा प्राणायाम किया तो आपके हर जॉइंट को स्ट्रेच करते हो, उससे आपको इंजरी नहीं होती। हर यंग इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि मेरे को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मस्ट है। इवन दो ही इज प्लेइंग गेम्स से पहले भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज है। तो ये काफी चीजें हैं जिनसे यंग इंडिविजुअल
मैं देखता हूँ सीधे गए और गेम्स खेलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। उससे पहले हमें वार्म अप एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूरी है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हम रेगुलर फॉलो करें तो हम हमारे घुटनों को, कूल्हे को, कमर को बचाया जा सकता है। आर्थराइटिस के को बहुत लंबे समय तक आप अच्छे से डील कर सकते हो। सर्जरी, ऑलवेज सर्जरी नॉट रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं समझना है। डॉक्टर को सही समय पे आपको कंसल्ट जरूर करना है। ओके, सो दर्शक मित्रों, जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे हैं डॉक्टर धीरज मरोटी जैन सर से, तो अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप अभी हमें कमेंट करिए 9081977002 नंबर में। ओके, सो सर, जैसे कि हमने अभी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे बात करी, तो काफी डॉक्टर्स अभी जॉइंट लुब्रिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बाहर से इंजेक्ट भी करते हैं, तो वो कितना बेनिफिशियल है? बहुत ही अच्छा। मतलब स्टेज 1 और 2 में नी आर्थराइटिस है, उसमें ये वंडर ड्रग्स है। इंजेक्शन हमेशा जरूरी नहीं। आप शुरुआत की स्टेज है तो टैबलेट से भी काम हो सकता है। ग्लूकोसामिन है, कॉन्ड्रोटिन है, एमएसएम है, हाइड्रोनिक एसिड भी टैबलेट फॉर्म में आता है, तो आप ओरली ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट नॉट लाइक ए पेन किलर के आज लिया कल रिलीफ मिलेगा। इसको मिनिमम 2 से 3 महीने लोगे तो जॉइंट में लुब्रिकेशन होगा। दूसरे इंजेक्शंस जो मार्केट में अवेलेबल है, वो 4 तरह के इंजेक्शंस अवेलेबल है जो वर्षों से पुराना। एक तो स्टेरॉइड चलता है जो कहीं पे भी ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके घुटने में लगाता है, तो उसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एक बहुत सोजन है घुटने में, तो यदि आपने स्टेरॉइड डाला है तो एक बार रिलीफ मिल जाएगा, पेन में रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा है पीआरपी, जो आपका ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके और उसकी सेल्स को वापस आपके ही घुटने में डाला जाता है। तीसरा है कि आपके फैट को लेके उसके फैट से भी सेंट्रीफ्यूज करके आपके उसको भी अंदर घुटने के अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। चौथा इंजेक्शन जो मार्केट में अवेलेबल है वो हाइड्रोनिक एसिड का अवेलेबल प्रीफिल्ड सिरिंज आती है जो घुटने में लगाया जा सकता है। लेकिन दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि ये इंजेक्शन लगाने के इंडिकेशन और उसकी लिमिटेशंस, तो ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि भाई शुरुआत के घुटने की आर्थराइटिस में इंजेक्शन कुछ समय तक, कुछ महीने तक आपको आराम दे सकता है, नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। ये इंडिकेशन हमें डॉक्टर को पूछना चाहिए कि सर ये कितने दिन मेरे को काम करेगा। यदि वाकई एडवांस आर्थराइटिस है तो डेफिनेटली कोई इंजेक्शन आपके लिए यूजफुल नहीं होता है। तो जैसे कि अभी काफी दर्शक मित्र कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि आपने जैसे सप्लीमेंट्स की बात करी, तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो ले सकते हैं आप जॉइंट और फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए? देखिए, सबसे आज की डेट में हम जहाँ पे भी फ्री कैंप्स करते हैं, चैरिटेबल इवेंट्स करते हैं, मैं देखता हूँ D3, B12 लेवल हर वेजिटेरियन और 80 to 90% में कम ही आता है। बहुत महंगी महंगी जांचें होती हैं और उसके बाद में हमें सप्लीमेंट्स ही देने होते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स हमें रेगुलर बेस पे डॉक्टर की गाइडलाइंस के साथ में लेने चाहिए, चाहे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन एक एज के बाद में मैं तो कहता हूँ 35-40 वाले युवाओं को भी सप्लीमेंट्स थोड़े बहुत तो आपको फूड में लें, चाहे फूड हैबिट्स चेंज करके उसमें लें, लेकिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपको लेना जरूरी है। वो सबसे जरूरी चीज, नॉट ओनली इन टेबलेट फॉर्म में, लेकिन आप उसको वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और आजकल हम गूगल में सर्च कर सकते हैं कि मेरे को क्या पसंद है। समझ लो वेजिटेरियन है जो अंडा भी नहीं खाता, लेकिन प्रोटीन डाइट भी अवेलेबल है काफी सारी चीजों में। वैसे भी कैल्शियम, इसमें कैल्शियम रिच फूड है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर है, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। सो अभी काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर घर पे वो कुछ कर रहे हैं तो हॉट एप्लीकेशन करना चाहिए आर्थराइटिस में कि कोल्ड एप्लीकेशन करना चाहिए? देखिए, यदि आपको बैकएक है, सर्वाइकल पेन है और क्रॉनिक पेन है जहाँ पे सूजन नहीं है, तो उसको मैं हमेशा 8-3-3 का फॉर्मूला देता हूँ। 8 मिनट गर्म पानी का सेक,
या हॉट बैग लगाना है, 3 मिनट आइस पैक, ताकि मसल्स वापस फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होए, और फिर वापस रिलैक्स होने के लिए 3 मिनट हॉट बैग वापस। तो 8 मिनट हॉट दिया तो आपका मसल्स रिलैक्स हो गई, आइस दिया तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर 3 मिनट दिया तो वापस रिलैक्स हुई। तो ऐसा करके हॉट आइस हॉट। लेकिन घुटने में यदि सूजन है तो सिर्फ आइस पैक ही लगाना है, उसमें गर्म पानी का सेक नहीं करना है। तो एक्यूट इंजरी कोई भी है, आप दर्शकों को ये पता होना चाहिए, यदि कहीं पे भी ट्रॉमा हुई है तो उसको बर्फ का सेक ही करना है। ओके, और जैसे इंटेक की बात करी, तो वाटर इंटेक कैसे होना चाहिए अपना? वो कोई जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है? बिल्कुल। यस। हमारे को वाटर का टीडीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टीडीएस हमारा सही होना चाहिए, पानी में कौन सा फिल्टर रिक्वायर्ड है वो जरूरी होना चाहिए, ताकि आपको सही ढंग का पानी मिले। तो आपको इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स, काफ़ी एरियाज हैं हमारे राजस्थान में जहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, और उसकी वजह से उनको घुटने की आर्थराइटिस स्पेसिफिक जोन से, जहाँ पूरे के पूरे एरिया में 80% लोगों को जॉड़ों की प्रॉब्लम है और स्पेशली नी डैमेज हो जाते हैं। बहुत पेशेंट आते हैं, सर हर किसी को है, क्यों नहीं? तो वहाँ पे पानी के फिल्टर होने जरूरी हैं, क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है, जैसे फ्लोराइड ज़्यादा है, तो उसके फिल्टर उसी अकॉर्डिंग फिल्टर के पानी पीना चाहिए। सो डॉक्टर धीरज, मेरा भी एक क्वेश्चन था कि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारे ऑफिस वर्किंग जॉब्स हो चुके हैं, तो पोस्चर कितना अफेक्ट करता है सारे जॉइंट पेन में? देखिए, आप कोई भी चीज है वो बायोमैकेनिकल एक्सिस है, हम हर बॉडी का वेट है, तो उसके लिए मैं अभी ऐसे टेढ़ा बैठा हूँ या कोई भी टेढ़ा बैठा हूँ, तो यहाँ पे मेरे वर्टिब्री के एक साइड में प्रेशर आ रहा है, वैसे ही घुटने पे एक साइड पे प्रेशर आ रहा है। यदि आपके घुटने नॉकनी है या बोनी है या कोई और नॉर्मल पोजीशन में आप रहते हो, तो उसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको बायोमैकेनिकल एक्सिस और वेट बियरिंग एक्सिस सीधी रहनी चाहिए। यदि आप बैठे हो तो कमर का सपोर्ट पूरा रहना चाहिए। यदि ये सपोर्ट नहीं है और मैं इतना आगे बैठा हूँ तो कमर अनसपोर्टेड है लॉन्ग टाइम तक, तो आपको बैकएक होगा ही। तो सेम थिंग सर्वाइकल का है, यदि आपकी गर्दन फ्लेक्शन में रहती है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है, चाहे आप कौन सी भी उम्र में हो। यंग है कुछ समय से हो सकता है उसकी मसल सिस्टम पावरफुल है, तो युवाओं में प्रॉब्लम थोड़ी देरी से आएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम इनवाइट खुद कर रहे हैं। यस। सो जैसे कि डॉक्टर धीरज आपने शू वेयर की बात करी, तो कैसे टाइप के शू वेयर है जो हम शूज या कुछ पहने जो हमें हेल्प कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें फैक्टर काम करती है। फर्स्ट इज आपका बॉडी वेट। यदि आपका बॉडी वेट ज्यादा है तो आपके वेट बेरिंग जॉइंट, मतलब एंकल, नी और हिप, तीनों जॉइंट आप डैमेज करने की चांसेस है। तो उस पे यदि वजन ज्यादा है तो हमें क्या है, फ्लोर अच्छा होना चाहिए। या तो आपका वुडन फ्लोरिंग है या आप पे कारपेट लगा हुआ है। हार्ड सरफेस पे हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पैर गिरता है तो उसका रीबाउंस फोर्स होके नी और हिप दोनों आर्थराइटिस की चांसेस है बिकॉज ऑफ योर बॉडी वेट। तो व्हाट वी कैन डू, हम एक कुशन वाली स्लीपर या शूज, सॉफ्ट स्पंजिंग, जो वेट इंसोल्स हो, जो वजन को एब्जॉर्ब कर सके। आपके फोर्सेज है, बॉडी के फोर्सेज है, वो सोल ऐसा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर खुशी, मैक्सिमम लोग सेल में शूज लेके आते हैं, तो आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के शूज वियर खरीदना है, ताकि उसकी इलास्टिसिटी, उसकी रबड़ और प्लास्टिक की एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो कितना भी महंगा शू है वो बेकार है आपके लिए। तो ये हमारे बेसिक नॉलेज में थोड़ा मिसिंग रहता है। तो शूज में हम वेरी पर्टिकुलर रहें कि मैन्युफैक्चर हो और वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो लॉन्ग टाइम में आपको चल सके, ताकि आपके घुटनों को बचाया जा सके। और फीमेल्स में स्पेशली वो पेंसिल हील पहनती है और वो पूरा बायोमैकेनिक्स आपका पैर का चेंज हो गया है।
अब उसकी वजह से नी और हिप और एंकल और बैक, यस यू आर राइट, बैक पे भी उसका असर आएगा, क्योंकि आपकी स्पाइन भी टेढ़ा हो गया, पोस्चर टेढ़ा हो गया। तो ठीक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप उतनी देर पहनो जितनी देर आपको मस्ट है पार्टी में जैसे। तो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, तो आप स्पोर्ट शूज अपनी गाड़ी की डिग्गी में रखें, ताकि पार्टी में जैसे 2 घंटे जा रहे हो उतनी देर आप पेंसिल हील पहन ली, निकलते ही अपने शू चेंज कर लें। ओके, सो काफी लोगों के सवाल है कि कितना वॉकिंग करना चाहिए, वॉकिंग बेनिफिशियरी है या नहीं? देखिए, वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और उसमें सारे जॉइंट मूवमेंट हो जाते हैं, और उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो हम लोग मिस करते हैं वो विटामिन डी है। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट है, लेकिन हमें पता नहीं होता। आप यदि वॉक करने जा रहे हो तो सनलाइट है तो डेफिनेटली आपको विटामिन D3 फ्री में मिल गया और आपकी वॉकिंग भी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ उसके लिए व्हाट यू नीड ए गुड फ्रेंड, जो आपके साथ में रोज वॉक करे, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, वॉकिंग भी होगी, और जितना आप चल सकते हो। काफी एल्डरली पेशेंट पूछते हैं, मैं कहता हूँ आप थक गए हो तो बीच में रुके, फिर रेस्ट लेके फिर चल सकते हो, लेकिन आपको ओवर एक्सर्ट नहीं करना है एक दिन में। आप लेकिन आप 5 किलोमीटर भी चल सकते हो, 1-1 किलोमीटर करके भी 5 किलोमीटर चल सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके, सो सेम अगेन अगर एक्टिविटीज में बात करें तो साइकिलिंग और स्विमिंग कैसे रहेगा जॉइंट्स? देखिए, जिसको नी की आर्थराइटिस है तो डेफिनेटली वो वॉकिंग तो कर नहीं सकता, और तो उसको घुटनों में दर्द हो रहा है या कूल्हे में दर्द हो रहा है तो वो नहीं चल सकता। तो उसके लिए सबसे हाइड्रोथेरेपी, पानी के अंदर चलना है। उसमें क्या एडवांटेज हुआ कि वेट बेयरिंग जॉइंट पे वजन नहीं पड़ेगा, अपने शरीर का वेट पानी ने ले लिया, तो आपको बैलेंस हो गया, आपके घुटनों पे प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तो आप कैलोरी बर्न कर पाओगे, वेट रिडक्शन कर पाओगे, बैक एक भी ठीक होगा, और आप वॉक भी करोगे तो क्वाड्रिसेप्स अच्छा होगा। तो यदि फ्यूचर में आपको किसी को सर्जरी की जरूरत भी पड़ी तो आपकी मसल्स स्ट्रेंथ अच्छी है, मसल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। डेफिनेटली हाइड्रोथेरेपी तो बेस्ट है, और जिनको मैं तो हमेशा कहता हूँ, जिनको विंटर में भी प्रॉब्लम जॉइंट जकड़न की ज्यादा रहती है, तो अपन हॉट वाटर स्विमिंग पूल रहते हैं, जो वार्म वाटर स्विमिंग पूल रहते हैं, वार्म वाटर स्विमिंग पूल में भी आप वॉक कर सकते हो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। और जो लोग डरते हैं ना पानी से, मैं कहता हूँ जो ये वार्म वाटर पूल होता है ये यूजुअली 4.5 फीट का होता है, आप उसमें वॉक करना है, स्विमिंग आना जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसके साथ। और साइकिलिंग नो डाउट कर सकते हो, जिसको नी की प्रॉब्लम है वो 100% साइकिलिंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें मूवमेंट भी आएगा और स्ट्रेंथनिंग भी आएगी और कैलोरी बर्न भी होगा, तो सारी चीज होगी। सो अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हैं तो फिजियोथेरेपी कितना इफेक्टिव है इसके लिए? मैडम, बहुत ही अच्छा है कि यदि आदमी रेगुलर फिजियो करता रहता है, तो मैं 2 चीज क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। कुछ लोग ये समझते हैं कि फिजियोथेरेपी से नी आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको फिजियोथेरेपी से आपका नी पेन ठीक हो सकता है, बिकॉज आपकी मसल्स फाइबर स्ट्रेंथ ले रहे हैं और नर्व एंडिंग पे इतना सीवियर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, तो आपका दर्द ठीक हो सकता है। आर्थराइटिस इज ए वियर एंड टियर, इसको आप फिजियो से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिजियो से आपके घुटने का दर्द डेफिनेटली कम हो सकता है। तो आपको फिजियोथेरेपी करानी चाहिए जब तक आपका कोई डिसीजन नहीं आता है या एडवांस स्टेज में नहीं हो, तो 100% फिजियो यूजफुल है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ। सो अभी काफी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर सर्जरी कराना भी है तो सर्जरी का डिसीजन कब लेना चाहिए? ये बहुत ही वेरी क्वेश्चन करता है डॉक्टर खुशी कि क्या डिमांड्स है पेशेंट की और कौन सी स्टेज में आर्थराइटिस है, 2 अलग अलग चीज है। यदि एडवांस आर्थराइटिस है, तीनों कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं
और पर्सन को चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, खड़े रहने में तकलीफ होने लगती। वो पेशेंट्स की डिमांड है। यदि 2 किलोमीटर भी नहीं चल सकता, 2 घंटे खड़े भी नहीं रह सकता, और सीढ़ी चढ़ना उतरना, यदि 2 फ्लोर भी चलना है, जो उनकी डेली डिमांड्स है, उसमें यदि नी हर्ट कर रहा है तो इमीडिएट उसको अच्छे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर से राय करनी चाहिए कि सर हमें क्या स्टेज पे है और क्या करना चाहिए। तो हो सकता है उन स्टेज में, एडवांस स्टेज में, सर्जरी इज ओनली आंसर। सो सर, जैसे डॉक्टर धीरज बरोटी सर, आप काफी रिनोन है आपकी वो R2R रीसर्फेसिंग टेक्निक के लिए, तो व्हाट इज दिस रीसर्फेसिंग टेक्निक? ये मैंने करीब 6 साल पहले इस टेक्निक को इनोवेट किया, और इस टेक्निक में हम घुटने को काटते नहीं हैं, रीसर्फेस करते हैं। जो डैमेज पार्ट है यहाँ पे, इस डैमेज पार्ट को हम छील के इसके ऊपर कैप लगा देंगे। आपका घुटना एज इट इज रहेंगे, आपके स्नायु एज इट इज रहेंगे, कुछ भी चीज कटेगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो डैमेज पार्ट है उसको छीलना, जो अपने ऑन सिंपल लैंग्वेज में जो रीसर्फेसिंग मींस छील के कैप लगाना, काटना नहीं है। तो ये रोबोटिक कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर नेविगेशन सब ये देखो स्टेजेस है। जब मैं यूएस में ट्रेंड हो रहा था 2007 में, तब कंप्यूटर नेविगेशन वाज द टेक्नोलॉजी। लाइक iPhone 2 उस समय लाइन लग के बिकता था, लेकिन आज iPhone 2 को पेपरवेट भी नहीं बनाएगा। तो वैसा ही उस जमाने में कंप्यूटर नेविगेशन वाज द टेक्नोलॉजी। आज रोबोटिक रीसर्फेसिंग की बात होती है, और इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें हम एक भी ट्यूब नहीं डालते हैं। जो लेटेस्ट इनोवेशंस है, इनसे ही आगे एक स्टेज आगे चले गए। कमर में ट्यूब नहीं, पेशाब की जगह ट्यूब नहीं, और ड्रेन पाइप नहीं, कुछ भी पाइपिंग हम नी रिप्लेसमेंट में डालते ही नहीं है। ये एडवांटेज है रीसर्फेसिंग का। इससे क्या है कि ना तो मसल्स कट हुए, और तो पेशेंट रिस्टोर मोबिलिटी, आराम से मूवमेंट आ गया, वॉकिंग फास्ट हो गई, तो रैपिड रिहेबिलिटेशन, और फिजियो की जरूरत बहुत कम पड़ती है। तो ये सारी चीजें इस R2R टेक्निक और रीसर्फेसिंग के एडवांटेज हैं। तो जिसमें ब्लड लॉस भी नहीं हुआ, तो आपको कंफर्ट है, आप एक दिन में रेडी हो जाते हो, शाम को वॉकिंग हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। तो हम एवरी ईयर इस टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जाते हैं, और हमारा भी एक्सपीरियंस आज से 20 साल पहले और आज सारा चेंज हो गया। पेशेंट का एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया। हमारा पेन मैनेजमेंट इतना शानदार होता है, पेन किलर लेनी नहीं पड़ती। ये बिकॉज हमने उसमें इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं टिश्यू में, तो टिश्यू कट नहीं हुआ और दर्द भी नहीं होता है। तो पुराने जमाने के पेशेंट जो अभी आते हैं, उनका सबसे हॉरिफाइंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, मतलब आते ही थर्राते थे बिकॉज ऑफ पेन, और उनका एक्टिविटी लेवल आने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज सिनेरियो पूरा चेंज हो गया है, क्योंकि सर्जन्स का एक्सपीरियंस भी बढ़ा है और पेशेंट भी टाइमली आने लगे हैं, तो उतने डिफॉर्म भी नहीं आते हैं। तो दोनों चीज है। ओके, सो सर, ये जो रीसर्फेसिंग टेक्निक है, उसमें मांसपेशियों का कितना नुकसान होता है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का जो एक रहता है दिमाग में कि मेरे सारे स्नायु कट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें मिनिमम सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा है। R2R टेक्निक रीसर्फेसिंग में हम कट करते ही नहीं है, और जो रोबोटिक कॉन्सेप्ट आया है उसमें हम बोन को हल्का सा छील के इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। दैट्स द एडिशनल एडवांटेज, क्योंकि यदि आपका कट ज्यादा नहीं हुआ है तो उसको रिकवरी फास्ट होगी, ब्लड लॉस भी नहीं हुआ है, तो इन्फेक्शन भी कम होगा। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ रीसर्फेसिंग टेक्निक R2R। या सो डॉक्टर धीरज, काफी लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये R2R रीसर्फेसिंग के बाद, सर्जरी कराने के बाद वो जो रिकवरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिकवरी का ऐसा है कि डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट। यूजुअली हमारा पेशेंट है वो 3 से 4 घंटे में चल लेता है आफ्टर सर्जरी। सर्जिकल टाइम 15 मिनट है, 15 मिनट में सर्जरी हो जाती है। 3 से 4 घंटे में हम वॉकिंग करा देते हैं।
काफी बार हम दोनों घुटने साथ करते हैं तो भी हम शाम को खड़ा कर देते हैं, चला देते हैं। तो यूजुअली 3 वीक्स में पेशेंट गाड़ी चला सकता है, ऑफिस जा सकता है, अपनी डेली एक्टिविटी कर सकता है। ये सबसे अच्छा बात होती है कि पेशेंट 3 हफ्ते में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। ओके ओके। सो सर, इसमें काफी सारे अभी इम्प्लांट आ गए हैं, राइट? तो कौन से इम्प्लांट चॉइस बेटर रहेगी? देखिए, कैसे choose करेंगे? ये एक अच्छी चीज है कि हमारी कंट्री में यूएसएफडीए इम्प्लांट ही मिलते हैं। रिनाउंड कंपनीज हैं, वो अभी भी फॉरेन की हैं। इंडिया में भी अभी 2-3 कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट अभी अवेटिंग है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं जो फॉरेन से, उसमें सारे इम्प्लांट जॉनसन है, स्ट्राइकर है, जिमर है, स्मिथ नेफ्यू है। ये इम्प्लांट की क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत अच्छी हो गई है। तो कम से कम 35 साल 40 साल घुटना आराम से चलता है, डिपेंडिंग ऑन सर्जन ने कितना अच्छा काम किया है। इम्प्लांट, मैं फिर बोलता हूँ, वेल अलाइन, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। आप सर्जरी के बाद में प्रॉपर इम्प्लांट डाला है तो इट्स जस्ट लाइक ए टायर। आपका गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक रहेगा तो हो सकता है 70 से 90 हजार किलोमीटर भी चल जाए, नहीं तो 25,000 में भी आपका टायर घिस जाता है। तो ऑल डिपेंड ऑन सर्जन्स स्किल। चाहे आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी लो, लेकिन सर्जन की स्किल, एक्सपीरियंस मैटर करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर धीरज मरोटी जैन सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपके सवालों का भी जवाब मिल गया होगा। थैंक यू। ओके, सो आगे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर कॉल, मैसेज या करें, और 9081977002 नंबर पे हमें संपर्क जरूर करें। थैंक यू।